दोस्तों, राजा शर्मा सर फिर से लाए हैं एक और नया उपन्यास। तब तो कोई भी चलेगी। 4 साल तक उसके साथ प्रेम की पींगी डालकर वो विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करके आकाश के जीवन से इस तरह निकल गई थी जैसे कि वो आकाश को जानती ही नहीं थी। अपने टूटे हुए दिल को लेकर आकाश भटकता रहा और फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उसमें जीने की आशा फिर से जाग गई। लेकिन इस बार जो घटना हुई और जिस लड़की के माया जाल में वो 1 घंटे में ही फंस गया, इतना घातक था कि अगर समय पर किसी ने उसको न संभाला होता तो उसके जीवन का ही अंत हो गया होता। शुभकामना। चैप्टर 1। वो चली गई। आकाश अपने हाल के अशांत अतीत से दूर भाग रहा था। 4 साल तक उसके साथ समय बिताने वाली उसकी मंगेतर कादम्बिनी ने उसको बिना किसी कारण के अचानक छोड़ दिया था। उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था और अब उसके लिए अपने शहर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। उस शहर, उस माहौल और उन यादों से वो दूर चले जाना चाहता था। उसकी मंगेतर ने उससे खुद मिलकर उसको व्यक्तिगत रूप से उस फरिश्ते को तोड़ने के बारे में बताने की शालीनता भी नहीं दिखाई थी। एक भावहीन ईमेल के माध्यम से उसकी मंगेतर ने उसे बताया था कि वह एक NRI विदेश में रहने वाले भारतीय से शादी कर रही थी और उसके साथ अमेरिका जा रही थी। आकाश के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था जिसके लिए वो तैयार नहीं था। वो कैसे सोच सकता था कि अनिच्छा से अपनी शादी को 6 महीने के लिए स्थगित करने के लिए सहमत होने के बाद वो अचानक हमेशा के लिए उसके जीवन से चली जाएगी। उसकी मंगेतर तुरंत शादी करना चाहती थी पर आकाश 6 महीने के बाद शादी करना चाहता था और बस इसी बात पर दोनों में बहस और फिर झगड़ा हो गया था। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, वे शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन आकाश की 6 महीने बाद शादी करने वाली बात ने सब बिगाड़ दिया था और बस इसलिए उसे इतनी छोटी सी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो अपनी उस गलती के बारे में सोचकर बहुत दिनों तक आंसू बहाता रहा था, लेकिन तब तक तो सब कुछ बिगड़ चुका था। उसके विश्वासघात ने उसे भावनात्मक रूप से इतना चकनाचूर कर दिया था कि एक पल के लिए उसने अपने जीवन को समाप्त करने पर विचार किया था, लेकिन किसी तरह वह वापस आ गया था। आकाश के माता पिता का उदाहरण, जिनकी शादी उथल पुथल की दैनिक खुराक से गुजरी और जिसका वह 1 दशक से अधिक समय तक साक्षी रहा, विडंबना यह थी कि वे प्रेरणा के स्रोत साबित हुए। आकाश की मां एक महत्वाकांक्षी महिला, राज्य सरकार में शीर्ष रैंकिंग वाली नौकरशाह थी। उसके पिता, जो एक नौकरशाह भी थे, जीवन के प्रति उनके ढुलमुल रवैये के कारण उनके कैरियर में ठहराव आ गया था। उन्होंने वैसे भी अपने प्रमोशन की परवाह नहीं की थी। उनके पास पेंटिंग्स के लिए एक प्रतिभा थी और उन्होंने अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान इसे कैरियर के रूप में आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। और उसके पिता ने अपने पेंटिंग के मोह के कारण ही न तो पत्नी और न ही परिवार को वो समय दिया था जो उन्होंने देना चाहिए था और सब कुछ बिखर गया था। महत्वाकांक्षा या इसका अभाव उसके माता पिता के बीच वैवाहिक कलह का मुख्य कारण था। उसकी मां ने अक्सर अपने पति को उनके करियर के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा करने के लिए उकसाया और उसके पिता ने उनके पेशेवर जीवन में पत्नी के हस्तक्षेप का विरोध किया। और जब भी उनका झगड़ा उबलने की स्थिति तक पहुंच जाता था, उसके पिता अपना बैग पैक करते थे और कैनवास, पेंट और ब्रश के साथ एक हिल स्टेशन की ओर चल पड़ते थे। छुट्टियों के दौरान वो जो भी चित्र बनाते थे, वो बाद में उन चित्रों को एक संस्था को दान दे दिया करते थे। सबसे पहली बात ये थी कि वह अपने चित्रों को घर लाने और अपनी पत्नी को परेशान करने से डरते थे, जो वैसे भी उनकी
ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। दूसरा, वह कभी नहीं चाहते थे कि कुछ चित्रों के कारण उनकी शादी की परीक्षा हो। अपने बेटे की खातिर वह अपने प्रेम हीन विवाह को जारी रखना चाहते थे। उनकी तरह उनकी पत्नी भी अलग रहने पर सामाजिक बहिष्कार से डरती थी। आकाश बचपन से ही अपनी मम्मी और डैडी के झगड़ों को देखता आया था और बड़ा होने के बाद उसको सब कुछ समझ भी आने लगा था और उसको ये भी मालूम चल गया था कि उसके मम्मी डैडी ने सिर्फ उसकी खातिर ही कभी तलाक नहीं लिया था और एक साथ एक ही घर में रहते थे। और शायद इन्हीं बातों के कारण आकाश भी बड़ा होने के बाद बहुत ही भावुक इंसान बन गया था। इसलिए अपनी मंगेतर के चले जाने के बाद उसका घर में या शहर में रहना दूभर सा होने लगा था। समाज के लोग समझते थे कि आकाश के मम्मी और डैडी बहुत ही अच्छे पति पत्नी थे, पर सच तो सिर्फ आकाश ही जानता था, लेकिन वो अपने आप में ही गुमसुम रहता था। बचपन के कई वर्षों तक आकाश अपने माता पिता को ही अपना आदर्श मानता रहा था, लेकिन जब उसके सामने सच खुलने लगा तो वो बुरी तरह से टूटने लगा था और उसके लिए घर में रहना ही मुश्किल होने लगा था। पर उस लड़की के साथ मिलने और फिर उससे सगाई होने के बाद वो कुछ संभल गया था और खुश रहने लगा था। अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो नौकरी की तलाश में कुछ महीने घर में ही रहा था, तब उसके मम्मी डैडी के सच का उसको पूरी तरह से पता चला था। तब तो कोई भी चलेगी। चैप्टर 2, घर की बातें। आकाश ने अपने स्वभाव को अपने पिता के समान पाया था और इस तरह वह अपनी माँ की तुलना में दिल से उनके अधिक करीब महसूस करता था। अपने पिता में उसको एक ऐसा दोस्त मिला था जो बिना किसी माता पिता के पूर्वाग्रह के उन्हें समझता था। उसके पिता ने आकाश को कभी कोई उपदेश नहीं दिया था, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक उसकी बात सुनी और उसे एक मित्र की तरह सलाह दी थी। अब तक उसने उनसे कभी कुछ नहीं छुपाया था। इसलिए जब कादम्बिनी ने आकाश को एक अनिवासी भारतीय के लिए छोड़ दिया तो उसने इसे अपने पिता को बताया और उनके कंधों पर सिर रखकर रो पड़ा था। एक बार जब वह शांत हो गया तो उसके पिता ने उसे सलाह दी कि वह घर से भाग जाए और चेरापूंजी की बारिश में अपने दुखों को डुबो दे। उसके पिता चाहते थे कि वो कुछ दिन घर से दूर रहे ताकि नए वातावरण में जाकर अपने मन को हल्का कर सके। उसके पिता का विचार था कि मेघालय में लगातार बारिश आकाश के दुख को भी धो देगी और उसकी चोट को कम कर देगी। साथ ही वहाँ का स्वास्थ्यकर वातावरण उसकी तड़पती आत्मा पर मरहम का काम करेगा। आकाश ने अपने पिता की सलाह पर ध्यान दिया और अगली सुबह वह गुवाहाटी के लिए पहली उड़ान में सवार हो गया था। घंटों बाद वो शिलांग के लिए एक टैक्सी में जा रहा था। गुवाहाटी से निकलकर मेघालय में प्रवेश करते ही वर्षा ने उसका स्वागत किया। उसको सुखद आश्चर्य हुआ और उसने अपने पिता के शब्दों को याद किया कि मेघालय बादलों का घर है और चेरापूंजी पृथ्वी पर सबसे नम स्थान है। अपने छात्र दिनों में उसके पिता ने बहुत यात्रा की थी और भारत में कई अद्भुत स्थान देखे थे। जब वह शिलांग पहुंचा, अंधेरा हो चुका था। 3 घंटे की सड़क यात्रा के दौरान लगातार बारिश हुई थी। घने कोहरे और काले बादलों ने पहाड़ों और घास के मैदानों को ढक लिया था। हालांकि जब भी सूरज घाटियों से चमकता था उसे कुछ सुंदर दृश्य देखने को मिलते थे। उसे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसके पास जगह का दृश्यावलोकन करने के लिए बहुत समय था। उसने एक रात वहाँ एक छोटे से होटल में बिताई और वहाँ के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। उसके पिताजी ने ठीक ही कहा था कि उस जगह में पहुंचकर उसका मन हल्का हो जाएगा और ऐसा भी हुआ भी। सब कुछ एकदम नया नया था आकाश के लिए। नए नए चेहरे, चहकते हुए सैलानी, खूबसूरत पहाड़ और आकाश में बादलों के झुंड, बाहरी लोगों से बहुत ही मीठा बोलने वाले लोग और एकदम शांत और साफ वातावरण।
दिन का समय तो किसी तरह निकल ही जाने वाला था, लेकिन रात के बारे में सोच सोच कर ही आकाश घबरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि रात को उसको उसकी मंगेतर की यादें फिर से आने वाली थी और निश्चय ही उसकी नींद में खलल डालने वाली थी। तब तो कोई भी चलेगी। चैप्टर 3। मनोहर वादियों में। शिलोंग में रात रुकने के बाद उसने एक टैक्सी किराए पर ली और अगली सुबह चेरापूंजी की तरफ चल दिया। आधे घंटे बाद जैसे ही टैक्सी ने मावकदोक घाटी में प्रवेश किया, इस मनोरम दृश्य ने उसके हौसले पस्त कर दिए। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बारिश वाले बादल पहाड़ियों की चोटी से उतर रहे थे और सकरी घाटी में घूम रहे थे। चेरापूंजी का प्रवेश द्वार। कारों, बसों और टैक्सियों से यात्रा करने वाले पर्यटकों की एक छोटी भीड़ वहाँ रुकी थी। लगभग सभी अद्भुत घाटी, नवजात झरनों और हरी भरी पहाड़ियों की तस्वीरें लेने में व्यस्त थे। पहली बार आने वाले आगंतुक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सबसे मुखर थे। बच्चे खुशी से झूम उठे और खुशी से नाच रहे थे। आकाश की नज़र बुजुर्ग लोगों पर पड़ी, जो कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय के लिए अस्थायी दुकानों पर चले गए, जबकि बच्चे बूंदाबांदी और धुंध का लुत्फ उठाते रहे। कुछ बच्चों ने बारिश की बूंदी को हथेलियों में इकट्ठा किया और पानी को अपने चेहरे पर मल लिया। कुछ ने कोहरे को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश की और कुछ को बस अपने शरीर के खिलाफ गीली हवा का एहसास पसंद आया। चिंतित माताओं ने बार बार चिल्लाकर अपने उदंड बच्चों को शामियाने के नीचे आने को कहा। उनकी बार बार की दलीलें और धमकियां हंगामे में डूब गई। हालांकि माताओं की पीड़ा और बच्चों की खुशी जल्दी समाप्त हो गई जब ड्राइवरों ने उन्हें वाहनों के अंदर जाने का आग्रह किया। उन्हें उन बच्चों पर तरस आया जिनकी मौज मस्ती कम हो गई थी। मिनट बाद वे सभी चले गए। उसने उनका पीछा किया। मॉकडॉक घाटी की लुभावनी सुंदरता और बाद में फैले हरे भरे घास के मैदानों ने उसे सब कुछ भुला दिया। उसे लगा जैसे वह स्कॉटलैंड में है, एक ऐसी जगह जिसे उसने फिल्मों में देखा था। कोमल ढलानों पर बसे और घाटियों में सुरक्षित रूप से बसे कुछ छोटे गांवों को छोड़कर मीलों तक कोई शहर नहीं थे। टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी आसानी से घुमावदार सड़क पार कर ली। नम और ताजी पहाड़ी हवा स्फूर्तिदायक थी और परिदृश्य का अवलोकन सोचा समझा था। उसने खुद को एक अलग दुनिया में बहते हुए पाया, जहाँ हर चीज़ में खुशी व्याप्त थी। मेघालय या चेरापूंजी के बारे में ड्राइवर को जो कुछ भी कहना था, उसने उसे नहीं सुनने का फैसला किया। इसके बजाय उसने कभी कभी अपने चेहरे पर बारिश के अचानक झोंके का आनंद लिया। कुछ देर पहले बच्चों को बारिश में खेलते देख उसके भीतर का बच्चा भी उभर आया। उसने सोचा कि वह अपने बचपन को फिर से जीने का समय था। तब तो कोई भी चलेगी। चैप्टर 4। भूलने की कोशिश। 1 घंटे बाद उसने एक पहाड़ी पर कुछ झोपड़ियों की पहली झलक देखी। केवल कुछ ही सामने की झोपड़ियां दिखाई दे रही थी, जबकि बाकी एक जिद्दी धुंध की मोटी परतों में ढकी हुई थी। और जब ड्राइवर ने उसे सूचित किया कि वो सामने चेरापूंजी का प्रसिद्ध शहर था, तो वह लगभग खुशी से झूम उठा। जैसे जैसे वो पास गया और झोपड़ियां दिखाई देने लगी। पूरा शहर घने कोहरे की चपेट में था। वह वास्तव में भाग्यशाली होगा कि उसे बरसात के महीनों में पूरा नज़ारा मिल जाए, ड्राइवर ने उसे बताया। होटल में कदम रखते ही बूंदाबांदी बारिश में बदल गई। ड्राइवर से सलाह लेने के बाद उसने उस दिन उस जगह को देखने की अपनी योजना छोड़ दी। शाम तक मौसम साफ होने पर उसने पास के जंगल में टहलने का विचार किया। उसने दोपहर के भोजन के लिए स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया। जब दोपहर का भोजन तैयार किया जा रहा था, वह बरामदे में चला गया और बारिश को देखा, जिसका रोष कम नहीं हुआ था। अपने 30 साल के जीवन में उसने कभी भी इतनी बारिश नहीं देखी थी, जिससे सब कुछ इसके साथ बह जाने का खतरा हो। उस समय उसने महसूस किया कि
तकनीकी प्रगति के बावजूद प्रकृति के सामने मनुष्य कितना असहाय था। क्या इंसान कभी तकनीक से प्रकृति के कहर पर काबू पा सकेगा? उसने आश्चर्य किया। वेटर, एक स्थानीय खासी लड़का जो उस दोपहर का भोजन लेकर आया था, ने उसके आगे के विचारों को बाधित किया। भारी बारिश से लड़का बेफिक्र लग रहा था। अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ उसने उसे दोपहर का भोजन परोसा और रसोई में गायब हो गया। आकाश ने खाना खाया और अपना दोपहर का भोजन सामान्य से जल्दी समाप्त कर लिया। बारिश बेरोक टोक जारी रही और वह मंगलवार दोपहर तक अपने कमरे में कैद रहा। चेरापूंजी के मानकों के अनुसार भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश काफ़ी भारी रही थी। वेटर ने उसे सूचित किया। दोपहर बाद अचानक मौसम साफ हो गया। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकला और जंगल में टहलने चला गया। उसे सोचने के लिए एकांत और समय चाहिए था। उसे कादम्बिनी को भूलने और अपने विचारों और यादों को अपने पीछे रखने के लिए समय चाहिए था, ताकि वह अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सके। इस नए वातावरण में उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में था और पृथ्वी से उसका कोई भी संबंध नहीं था। वो कुछ देर के लिए कादम्बिनी और अपने मम्मी डैडी तक को भूल गया। उसको उस शांति का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा था जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। तब तो कोई भी चलेगी। चैप्टर 5, चेरी। 1 घंटे की सैर उसे चीड़ के घने जंगल में ले गई। हालांकि प्रचलित कोहरे और उमस भरे मैदान से उसका चलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। खराब मौसम के बावजूद यह वह आदर्श स्थान था जिसकी उसे तलाश थी। आराम से बैठने की जगह ढूंढने की कोशिश में वो चलता ही रहा। वो बमुश्किल कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि उसने देखा कि कोहरे की घनी चादर में से कोई निकल रहा था। एक जंगली जानवर के बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई और वो आतंक में जम गया। वो यह नहीं जानता था कि अगर जानवर ने उस पर हमला किया तो वह कहाँ और कैसे भागेगा। उसे संदेह था कि क्या वह दलदली परिस्थितियों में भाग पाएगा। और जब उसने कोहरे के बीच एक इंसान की धूमिल आकृति को देखा तो उसने राहत की सांस ली। जिज्ञासु वो स्थिर खड़ा रहा और आकृति को आगे बढ़ता हुआ देखता रहा। क्षण भर बाद जब रूपरेखा स्पष्ट हो गई तो वह एक लड़की को पाकर चकित रह गया। वह एक टहनी लेकर चल रही थी और चलते समय पांव के नीचे के छोटे छोटे से पत्थरों को ठोकर मार रही थी। उसका चेहरा, जिसकी सुंदरता का उसे यकीन था, धुंध के हल्के घूंघट में ढका हुआ था। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक थी। ये एक विशिष्ट खासी रोमांच का संकेत देने वाला निम्न मधुर स्वर था। पर्यटक ब्रोशर में वर्णित लेकिन अनुभव में दुर्लभ। जब वह उससे कुछ मीटर की दूरी पर आई तो उसकी इच्छा हुई कि वह एक पेड़ के पीछे छुप जाए और उसका गाना सुने। वो उसकी मधुर आवाज़ के संगीत को अपने दिल की गहराई में महसूस करना चाहता था। लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसने गुनगुनाना बंद कर दिया। उसकी ओर से एक धीमी विलंबित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। ये मैं हूँ, मेरा मतलब है आकाश। वो हकलाया। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने तेज आवाज में पूछा। मैं एक पर्यटक हूँ, मैं जंगल में टहलने आया था, उसने आत्मविश्वास से कहा। मैं सोहरा हूँ। शोरा? उसने दोहराया। इसे भूल जाओ, मुझे चेरा कहो। इसका उच्चारण करना बहुत आसान है। यहाँ तक कि अंग्रेज भी जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो वो इसे सही ढंग से उच्चारण करने में विफल रहे थे। उसने उसे आराम से कहा। तब तक आकाश पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था, लेकिन उसे एक बात का यकीन था कि उसने लड़की का नाम गलत रखा था। हालांकि वह अंग्रेज़ों के गलत होने के बारे में जो कुछ भी कह रही थी उसे समझ नहीं पाया था। तो अपने मन को स्पष्ट करने के लिए उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि शोरा का रहस्य क्या है? उसने उसे देखा और मुस्कुरा दी।
पहली बार उसने उसे करीब से देखा। वह एक खासी लड़की थी जिसकी अविश्वसनीय सुंदरता आदिवासी मासूमियत के साथ संयुक्त रूप से एक देहाती कविता और जंगल की विद्या के सही मिश्रण में थी। वह उसके मिट्टी के आकर्षण से मंत्रमुग्ध खड़ा था। क्या हम कहीं चले जाएं जहां हम आराम से बात कर सकें? उसने उसे उसकी उलझन से बाहर निकालते हुए पूछा। थोड़ा शर्मिंदा होकर वह बुदबुदाया, हाँ चलो, जहाँ तुम कहती हो वहीं चलते हैं। वो आगे आगे चलने लगी और पीछे पीछे चलते हुए आकाश उसके शरीर की सुंदर बनावट को ही देखे चला जा रहा था। वो निहायत ही खूबसूरत थी और आकाश को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस जंगल में भी उसको कोई इतनी मासूम और खूबसूरत जवान लड़की मिल सकती थी। जिस मस्त चाल से वो चल रही थी उसको देखकर ही लग रहा था कि वो उस जंगल के सभी रास्तों और पहाड़ियों से भी भली भांति परिचित थी। और फिर परिचित होती भी क्यों ना, उसका तो वो घर ही था जहाँ वो पैदा होकर जवान हुई थी। लेकिन इस तरह से दिन शाम के समय में उस लड़की का आकाश को मिलना उसको अचंभित जरूर कर रहा था। लेकिन रास्ते में आकाश ने उसे कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े के पीछे उसकी आज्ञा मानकर चलता। वो खुद भी हैरान था कि कुछ देर पहले तो वो एक लड़की की यादों से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहा था और कुछ ही देर के बाद वो एक और लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा था। शायद उस जंगली लड़की में था ही कुछ ऐसा जिससे आकाश खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। तब तो कोई भी चलेगी। चैप्टर 6, प्यार फिर जागा। बहुत देरी तक जंगल की पगडंडी पर चलते हुए वो दोनों एक घने पेड़ों से घिरी जगह पर पहुंच गए। वे वहां से करीब 1 फरलांग दूर एक सुनसान झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी पर ताला लगा हुआ था, जगह जगह जाले लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मालिक लंबे समय के लिए चला गया था। वे बरामदे में खड़े थे। उनके बीच 1 मीटर की दूरी थी जो उन्हें 1 मील लगती थी। आप अंग्रेजों के बारे में कुछ कह रही थी? उसने अधीरता से पूछा। ओ हाँ, उसने याद करने की कोशिश की। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये शोहरा है, ना कि आपने इसे कैसे उच्चारित किया। दूसरे, मैंने कहा कि ब्रिटिश भी इसे सही नहीं कर सकते थे। चकित होकर उसने पूछा, तो कहानी क्या है? वो तुरंत शुरू हुई। ये एक कहानी है जो लगभग 150 साल पहले शुरू हुई थी, जब शिलांग मौजूद नहीं था। इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। अगर शिलांग तब भी अस्तित्व में था तो ये कुछ झोपड़ियों का एक छोटा अवर्णनीय गांव रहा होगा। इस क्षेत्र के खासी कबीलों के लोग तत्कालीन पूर्वी बंगाल में तैनात ब्रिटिश सैनिकों पर अक्सर हमले किया करते थे। हमलों से तंग आकर ब्रिटिश सैनिकों ने इन सब का अंत करने का फैसला किया और दक्षिण की ओर से मेघालय की पहाड़ियों में मार्च किया। सैनिक पहले सोहरा गांव पहुंचे। चूंकि उन्हें इसका उच्चारण करना कठिन था, उन्होंने इसका नाम चेर्रा रखा और सोहरा गांव को तब से चेरापूंजी के नाम से जाना जाने लगा। पूंजी खासी के एक गांव के लिए शब्द है। बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि यह काफ़ी बारिश वाला स्थान है, तो उन्होंने अपनी सेना को चेरापूंजी से वर्तमान शिलांग में स्थानांतरित कर दिया। समय के साथ चेरापूंजी का महत्व कम होता गया और शिलांग एक नींद वाले गांव से बढ़कर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की हलचल भरी राजधानी बन गई। स्वतंत्रता के बाद भी ये लंबे समय तक बना रहा, जब तक कि असम की राजधानी को दिसपुर में स्थानांतरित नहीं कर दिया गया। हालांकि इतिहास में चेरापूंजी के नाम का आश्वासन तब दिया गया था जब दुनिया ने इसे ग्रह पर सबसे अधिक चर्चा वाला स्थान पाया था। यहाँ सालाना सबसे अधिक वर्षा होती थी
क्या ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है कि इस छोटे से गांव में अमेजन घाटी सहित पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान से अधिक वर्षा होती है? निश्चित रूप से ये एक परी कथा की तरह लगता है। ये विश्वास करना मुश्किल है कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, जो दुनिया में एक प्रसिद्ध जगह है। आकाश ने प्रशंसा में कहा, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? मैं एक छोटी बच्ची थी जब अंग्रेज पहली बार यहाँ उतरे थे। वो मुस्कुराई। तो अब आप कितने साल की हैं? उसने गंभीरता से पूछा। मैं गणित में अच्छी नहीं हूँ, आप गणना कर सकते हैं, उसने चालाकी से टिप्पणी की। क्या आप चाहती हैं कि मैं इस पर विश्वास करूं? मुस्कुराने की बारी उसकी थी, जब उसे लगा कि वह उसकी टांग खींच रही थी। आप इतने समय तक जीने के लिए इंसान नहीं हो सकते, केवल भूतों का जीवन इतना लंबा होता। कौन जानता है, मैं एक भूत भी तो हो सकती हूँ, उसने गंभीरता से कहा। ओह, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? वह हंसा। नहीं, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। मैं करता हूँ। फिर एक पल के लिए वे चुप हो गए। दूर से देखते हुए जिस दिशा में वह खड़ी थी उससे दूर वह सोच समझ कर बोला, आपका आगमन मेरे जीवन में बदलाव का अग्रदूत है, मुझे लगता है। जब उससे पूछा गया कि उसका क्या मतलब है, तो उसने उसे अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, कादम्बिनी के साथ अपने रिश्ते के बारे में और एक अमीर NI राय के लिए 1 हफ्ते पहले उसे कैसे छोड़ दिया था, सब कुछ बता दिया। कोई भी चलेगी। चैप्टर 7, मौत के पास। उसने बीच में हस्तक्षेप किए बिना सहानुभूतिपूर्वक उसकी बात सुनी, और जब वो समाप्त हो गया तो उसने टिप्पणी की, मैं एक दार्शनिक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात में विश्वास करती हूँ, जीवन उतार चढ़ाव और उथल पुथल के बावजूद चलना चाहिए। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति, उदाहरण के लिए चेरापूंजी की पहाड़ियों को देखो। क्या आपको उनके व्यवहार में कोई बदलाव दिखाई देता है? वे वही हैं जो पैदा होने के समय रहे होंगे, और वे आने वाले लंबे समय तक वैसे ही रहेंगे। हाल तक चेरापूंजी की पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा हुई, लेकिन अचानक मावसेन राम ने अपनी अनूठी स्थिति को हड़प लिया, जो संयोगवश इसे अब धरती पर सबसे अधिक जिला स्थान बना देता। क्या आपको लगता है कि यह गांव या इसके आसपास की पहाड़ियां अपनी स्थिति के खोने का शोक मना रही हैं? निश्चित रूप से नहीं। ये स्थान अब भी उतना ही जीवंत है जितना पहले था। जीवन इसी के बारे में। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक जटिल मानव दर्शन की उसकी सरल व्याख्या से वह चकित था। यदि उसकी असाधारण सुंदरता ने उसके दिल को प्रभावित किया, तो उसकी बुद्धि ने उसकी आत्मा को प्रभावित किया। वो चकित था कि उसने उसके जीवन में खालीपन भर दिया था। क्या वो उसके प्रस्ताव से सहमत होगी? उसने शक किया, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं थी। अन्यथा उसे कैसे पता चलेगा कि उसके मन में क्या है? एक पल के लिए आकाश भूल गया कि सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही उसका दिल टूटा था और वो उस शोक से निकलने के लिए वहाँ आया। वो खुद भी हैरान था कि उस जंगल में उस अनजान लड़की को देखते ही उसको फिर से प्यार कैसे हो गया था। हालांकि उस लड़की से मिले हुए उसको 20 मिनट ही हुए थे। न जाने क्यों आकाश को लगने लगा था कि अगर दुनिया में कोई लड़की थी जो उसकी जीवन साथी बन सकती थी, तो वो वही सोहरा नाम की वो खासी लड़की थी जिसके पीछे पीछे चलकर वो उस झोपड़ी तक आ गया था। उसको लगने लगा था कि उस लड़के के सिवा अब उसको और कुछ भी नहीं चाहिए था। वो शायद किसी अनजान जादू के प्रभाव में आ गया था और मंत्रमुग्ध उस लड़की के आदेशों का पालन करने लगा था। कुछ सोचकर उसने मन बना लिया कि वो उस लड़की से अपने मन की बात कह ही देगा। उस पहली कुछ मिनटों की मुलाकात के बाद ही हिम्मत बटोरते हुए वो उसके करीब गया और फुसफुसाया, चेरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह, तुम एक भूत से शादी करना चाहते हो? वो चिढ़ाते हुए हंसी। कृपया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसने विनती की। उसने उसकी ओर प्रत्याशा से देखा और अपनी सांस रोक ली। हालांकि उसके होंठ कांप रहे थे, उसने कुछ नहीं कहा। उसने तर्क दिया कि उसे निर्णय लेने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता हो सकती।
वो उसकी दुर्दशा को समझ गया। आखिरकार उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था और वो नहीं चाहती थी कि वो इसे जल्दबाजी में करे, और इसलिए उन्होंने इंतज़ार किया। लेकिन चेरापूंजी का चंचल मौसम इंतज़ार नहीं कर रहा था। बारिश ने अपनी तीव्रता खो दी थी, लेकिन कोहरे ने जोर पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों में इसने पूरे क्षेत्र को भर दिया। जंगल, घाटी, झोपड़ी। वो दौड़ते हुए बरामदे में आई और अचानक दिन रात में बदल गया। कुछ दिखाई नहीं दिया। आकाश घबरा गया और उसने सोचा कि वो उसे खो देगा। कोहरे से निकलते ही वो गायब हो गई। उसने अंधेरे में उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। व्याकुल होकर उसने झोपड़ी के चारों ओर उसकी तलाश की, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। हताशा में उसने उसका नाम सोहरा बार बार चिल्लाया। फिर वह उदास होकर ज़मीन पर बैठ गया, ये सोचकर कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन उसके निराश होने पर कोहरा छटने लगा, और जब उसने चारों ओर देखा तो उसने उसे पास में खड़ा देखा। खुशी के मारे उसके गालों पर आंसू ढुलक गए। वो पास आई, उसे उठाया और फुसफुसाई, अगर ये कोहरा नहीं होता तो मुझे नहीं पता होता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते। तो क्या मैं ये मान लूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी? वो आनंदित था। मुझसे कल शिलोंग में सेंट्रल पॉइंट पर सुबह 10 बजे मिलिए। मैं आपको अपना जवाब वहीं दूँगी। आप मेरे साथ टैक्सी में आ सकती हैं, उसने सुझाव दिया। मेरी चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। मेरे पास पंख है, मैं उड़ सकती हूँ, उसने छेड़ा। वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, क्या होगा अगर मैं आपको वहाँ शिलोंग में नहीं मिला? यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो आप इंतज़ार करेंगे, उसने कहा और चली गई। उसने उसे बहते हुए कोहरे में गायब होते देखा। अगर, वो सोचकर कांप गया। वो अचानक ही इस तरह से गायब हो गई जैसे कि वो वहाँ कभी थी ही नहीं। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर इधर उधर तलाशने पर अंधेरा होने लगा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी होटल की तरफ चलने लगा। उसने होटल में पहुँचते ही सबसे पहले खाना लाने वाले लड़के को बुलाया और उस लड़की के बारे में पूछा जिसको वो अभी अभी मिलकर आ रहा था। पास के जंगल में एक बहुत सुंदर लड़की रहती है, क्या तुम उसको जानते हो? साहब, यहाँ तो हर तरफ ही बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसका नाम शोरा। हाँ, शायद सोहरा है, शायद सोहरा ही है। नहीं, उसने कहा था कि उसको मैं चेरी कहकर बुलाऊं। ओ साहब जी, वो चेरी, वो तो भूतनी है जी, ऊपर पहाड़ों में ही घूमती रहती है, बहुत खतरनाक है जी वो। आप उधर मत जाइएगा। मैं तो वैसे भी कल वापस जा रहा हूँ, बस यूँ ही पूछ लिया। ये सेंट्रल पॉइंट कहाँ पर है? मुझे कल सुबह 10 बजे वहाँ जाना है। हाँ, वो मैं आपको दिखा दूँगा कल सुबह, मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। आप सुबह 9 बजे तैयार हो जाइएगा जी। ठीक है, अब तुम खाना ले आओ। उस लड़के के जाने के बाद आकाश को नींद ही नहीं आई और वो पूरी रात खिड़की के पास खड़ा उसके बारे में ही सोचता रहा। उसने एक थर्मस भरकर चाय मंगवा ली थी रात को पीने के लिए। रात को उसको एक दो बार ऐसा भी लगा जैसे उसको वो बाहर नीचे बगीचे में खड़ी हुई दिखी थी, पर वो शायद उसका भ्रम भी था। अगली सुबह वो अपना सामान पैक करके तैयार हो गया। उसने होटल का बिल चुकाया और खाना लाने वाले लड़के को भी 100 रुपये इनाम में दिया और फिर उसके साथ सेंट्रल पॉइंट की तरफ चल दिया। उसकी फ़्लाइट शाम 5 बजे की थी और अगर वह दिन को 1-2 बजे भी वहाँ से निकला तो आराम से नीचे एयरपोर्ट तक पहुँच सकता था। सेंट्रल पॉइंट एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी और पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा बगीचा भी था। वहाँ लोग कह रहे थे कि वो प्रेमियों के मिलने की जगह थी। आकाश एक जगह पर एक कॉफ़ी लेकर बैठ गया और उस लड़की का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। करीब 10 बजे वो आती हुई दिखी, एक बहुत ही सुंदर स्थानीय पोशाक में। वो किसी आकाश से उतरी हुई अप्सरा ही लग रही थी और उसका गुलाबी चेहरा किसी फूल की तरह खिला हुआ था। आकाश ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और उसको सामने बैठने के लिए कुर्सी पीछे खींच दी। वो बैठ गई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आकाश तो जैसे मंत्रमुग्ध ही हो गया था और उसके मुंह में शब्द ही नहीं रहते। क्या देख रहे हो? तुम्हारी सुंदरता। तुम मेरा जवाब सुनने को आतुर हो ना? हाँ ज़रूर। उसके लिए तुमको मेरे साथ मेरी दुनिया में जाना होगा।
वहीं जहाँ तुम मुझे कल मिली थी? नहीं, मेरी दुनिया बहुत दूर है। तुम्हारे साथ मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ। मेरी कहानी नहीं सुनोगे? कब से बेताब हूँ। तो बस अपने दिल को थाम लो। मैं करीब 150 साल पहले मर गई थी। तब अंग्रेज यहाँ नए नए ही आए थे। मैं 16 बरस की थी कि एक दिन मुझे 2 अंग्रेज़ों ने घेर लिया उसी जंगल में जहाँ तुम गए थे, और फिर उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली। फिर मेरा अंत आ गया और मैंने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैं अब 150 साल से इन पहाड़ियों पर भटक रही हूँ। चाहो तो मेरे साथ चलो। अपनी कहानी को कुछ ही पंक्तियों में ख़त्म करके वो आकाश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आकाश ने बड़ी सी मुस्कान देकर कहा, तुमको तो भूत प्रेतों की कहानियाँ लिखनी चाहिए। तुम बहुत अच्छी कहानीकार बन सकती हो। मैंने जो कहा है वो सब सच है, ज़रा भी झूठ नहीं है। चलो, मैं तुम्हारी दुनिया में चलने को तैयार हूँ। वो उठकर खड़ी हो गई और पहाड़ी के किनारे की तरफ चलने लगी। आकाश मंत्रमुग्ध सा उसके पीछे पीछे हो लिया। उसको ज़रा भी ध्यान नहीं था कि वो पहाड़ी के किनारे तक पहुँच चुके थे और आगे बहुत ही गहरी खाई थी। तभी अचानक वो लड़की जैसे हवा में उड़ती दिखी और आकाश ने भी नीचे ना देखकर अपना कदम बढ़ा दिया कि तभी किसी ने उसको पीछे खींच लिया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। क्या साहेब, नीचे कूदना चाहते थे क्या? पास में एक स्थानीय बूढ़ा खड़ा था। वो लड़की कहाँ गई? वो मेरे आगे आगे चल रही थी। नहीं नहीं साहब, कोई लड़की नहीं थी। आप तो अकेले ही उस खाई की तरफ जा रहे थे। वो थी मेरे साथ, उसका नाम चेरी है। हे भगवान, आप बच गए जी, नहीं तो वो भूतनी आपको भी इस दुनिया से ले जाती। हर साल ही इस पहाड़ी से कोई ना कोई नौजवान खाई से नीचे कूदकर जान देता है। सैकड़ों साल से यहाँ एक लड़की की आत्मा घूमती रहती और कहते हैं कि साल में एक लड़के की जान ना लेने तक वो संतुष्ट नहीं होती। वो बूढ़ा बताता चला गया और आकाश किसी पागल की तरह सुनता चला गया। शाम को जब वो जहाज में बैठा घर की तरफ जा रहा था तो बार बार कांप रहा था, क्योंकि वह मौत को कितने करीब से सुरक्षित वापस जा रहा था। वो जानता था कि अगर वो उस लड़की की कहानी डैडी को बताएगा तो वो शायद यकीन कर भी लेंगे, लेकिन और कोई भी यकीन नहीं करेगा और सभी कहने लगेंगे कि कादम्बिनी को खोने के बाद आकाश पागल हो गया। अगले ही दिन से आकाश एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। उसने एक हफ्ते में ही आगे की पढ़ाई शुरू कर दी और घर में भी खुश रहने लगा था। फिर एक रात जब उसको अपने मम्मी डैडी दोनों को सामने बैठाकर उस भूतनी की कहानी सुनाई तो उसके मम्मी डैडी दोनों ही सन्न रह गए। न जाने क्या चमत्कार हुआ कि अचानक ही उसके मम्मी और डैडी दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों ने कुछ सोचकर एक दूसरे को सॉरी कहा और पिछले इतने वर्षों के रूखेपन के लिए भी एक दूसरे से माफ़ियाँ मांगी। कुछ ही दिनों में उनका घर एक हंसता खेलता घर बन गया और आकाश तो सबसे खुश इंसान था उस घर में, क्योंकि अब मम्मी और डैडी दोनों ही एक दूसरे के साथ घूमने फिरने और बातें करने लगे थे। ये एक अविश्वसनीय परिवर्तन था दोनों के ही व्यवहार में, लेकिन उस परिवर्तन से आकाश को लगने लगा था कि वो अब वास्तव में अपने मम्मी डैडी का बेटा बन गया था। एक सुबह जब उसके डैडी ने आकाश से कहा, बेटा क्या तुम्हारी शादी के लिए कोई लड़की देखना शुरू कर दे? तो आकाश ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो कोई भी चलेगी, हाँ लेकिन भूतनी ना हो। वैसे तो मैं जानता हूँ कि होती तो सब भूतनियाँ ही हैं। आकाश की बात की गहराई को समझकर उसके मम्मी डैडी कुछ देर तो खामोश रहे, लेकिन फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और घर एक खुशहाल घर में बदल गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा। हम इसी तरह आपके लिए नए नए उपन्यास लाते रहेंगे। हमारी साइट, हमारी चैनल पर बार बार आया कीजिए। धन्यवाद।